Hello everybody, this is aneeqaMemon. Today we are going to learn sentence correction from CSS past paper 2004. So let's begin with the first sentence. Until you remain idle, you'll make no progress, full stop. अब यहाँ पर until की मीनिंग होती है जब तक के नहीं, right? और idle की मीनिंग होती है आराम पसंद होना या बेकार रहना, ठीक है? अब इस सेंटेंस की मीनिंग क्या हो जाती है? जब तक कि तुम बेकार नहीं रहोगे तब तक तुम कोई तरक्की नहीं करोगे, ठीक है? विच इज अ वेरी रॉन्ग मीनिंग, ठीक है? यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि जब तक कि तुम बेकार रहना नहीं छोड़ोगे तब तक तुम कोई तरक्की नहीं करोगे, ठीक है? सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? until you stop remaining idle, comma, you'll make no progress, ठीक है? सो अब यहाँ पर आपने क्या एडिशन करना है? स्टॉप रिमेनिंग, ये लगाना है, रिमेन के बजाय आप लगाएंगे रिमेनिंग, ठीक है? और जैसे ही ये सबऑर्डिनेट क्लॉज खत्म होती है उसके फौरन बाद आप एक कॉमा प्लेस करेंगे. दिस इज द रूल कि जब सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले आए उसके फौरन खत्म होते ही आप कॉमा प्लेस करते हैं और फिर आप मेन क्लॉज स्टार्ट करते हैं, राइट? अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ यू रिमेन आइडल, अगर तुम बेकार रहोगे, कॉमा, यू विल मेक नो प्रोग्रेस, तुम कोई तरक्की नहीं करोगे, ठीक है? सो दीज टू कैन बी योर करेक्ट सेंटेंसेस. Our next sentence is, someone showed the visitors in the room, full stop. Now here, in the room, in preposition is wrong here. Why? Because in is used for the static objects. For example, if I say the keys are in the basket, right? So keys basket में पड़ी हुई हैं, ठीक है? The ball is in the box, right? So ball box में है, ठीक है? सो इस तरह के स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स के लिए आप इन यूज करते हैं. लेकिन अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, तो उसके लिए आप इन टू यूज करेंगे, ना कि इन. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से द कैट इज जंपिंग इन टू द पूल. नाउ द वर्ड जंपिंग शोज कि ये एक मूविंग एक्शन, मूविंग है ऑब्जेक्ट का, ठीक है? सो इन टू द पूल लिखेंगे, ना कि इन द पूल, राइट? इसी तरह से द बॉल इज थ्रोन into the box, right? Thrown into the box, क्योंकि thrown the word shows कि ball moving है इस वक्त, ठीक है? अब यहाँ पर देख लेते हैं, someone showed the visitors in the room. अब यहाँ पर showed the visitors in the room, ये context दे रहा है action of leading the visitors into the room, right? यानी कि कोई विजिटर्स को रूम की तरफ गाइड कर रहा है या रूम की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है? सो क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है आपके पास, दिस ऑब्जेक्ट विजिटर्स, ये मूविंग पोजीशन में है, ठीक है? आप यूज करेंगे someone showed the visitors into the room, full stop. Our third sentence is, it is very wrong to be devoted to lying and cheating, full stop. Now here the usage of very is not necessary here, so you may remove it. It is wrong भी ठीक है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं devoted के यूजेज पे. Devoted is a very positive word. यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में ये सूटेबल नहीं है. Devoted हम यूजुअली यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल devoted to my studies, devoted to worship. लेकिन यहाँ पर devoted to lying and cheating is wrong, क्योंकि lying and cheating are both negative words, right? So devoted का यूजेज यहाँ पर wrong है. आप इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं inclined towards या फिर engaged in, right? So your correct sentences would be, it is wrong to be inclined towards lying and cheating, full stop. Or it is wrong to be engaged in lying and cheating, full stop. Our next sentence is, he told me that he's waiting for me since a long time. Now this sentence is an indirect speech, right? Indirect speech में आपके पास जो sentence होता है उसके हमेशा दो speeches होती हैं या दो parts होते हैं, ठीक है? ये जो first है, he told me, इसको हम कहते हैं reporting speech. और ये जो that के बाद लिखी हुई है, he's waiting for me since a long time, this is called reported speech, right? अब द रूल सेज कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस यूज हुआ है तो फिर आप रिपोर्टेड स्पीच में भी पास्ट टेंस लगाएंगे जब आप सेंटेंस को इनडायरेक्ट करेंगे, ठीक है? तो अगर आपके डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है
और रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, तो इनडायरेक्ट करते हुए आप रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक इनडायरेक्ट सेंटेंस है, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज होना इज रॉन्ग, राइट। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट के बजाय पास्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे, यानी कि ही इज वेटिंग की जगह पर ही वॉज वेटिंग आएगा, राइट। अब आगे देख लेते हैं, ही वॉज वेटिंग फॉर मी सिंस अ लॉन्ग टाइम। नाउ सिंस या फॉर का यूजेज यहाँ इंडिकेट करता है कि ये सेंटेंस ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा अगर आप पास्ट कंटिन्यूअस के बजाय यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि वॉज वेटिंग की जगह पर आप हैड बिन वेटिंग लगाएं, राइट। क्योंकि हैड बिन के साथ हम यूजेज करते हैं सिंस या फॉर का, ओके। अब आ जाते हैं, यहाँ तो क्लियर हो गया, इसकी जगह पर हैड बिन वेटिंग आ जाएगा। दिस सिंस अ लॉन्ग टाइम, सिंस का यूजेज यहाँ पर रॉन्ग है। वाई? बिकॉज सिंस हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे कि मैं बोलूं सिंस मंडे, सिंस 1995, ठीक है, सिंस 20th सेंचुरी, सिंस 5 o'clock, ठीक है। तो सिंस हम इंडिकेट करने के लिए करते हैं क्या? पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस चाइल्डहुड भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो फिर आप फॉर लगाएंगे। जैसे कि फॉर 5 years, फॉर 6 months, फॉर 7 days, फॉर 8 hours, राइट, एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। अ लॉन्ग टाइम इज अ ड्यूरेशन, राइट। उसके लिए आप सिंस नहीं बल्कि फॉर लगाएंगे। So your correct sentence is, he told me that he had been waiting for me for a long time, full stop. Our next sentence is, the house stood up in the dull street because of its red door. Now here, this phrasal verb stood up is wrong. Stood up को पहले हम इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। Stood up is the second form of stand up, right? स्टैंड अप हम यूज करते हैं फिजिकल एक्शन ऑफ रेजिंग अप के लिए, यानी कि बैठे हुए हैं तो खड़े हो जाने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से स्टैंड अप प्लीज, राइट, यानी कि खड़े हो जाएं, ठीक है। तो स्टैंड अप हम कहते हैं खड़े हो जाने के लिए। यहाँ पर बात खड़े होने की नहीं हो रही, यहाँ पर बात नुमाया होने की हो रही है। और उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब है, दिस इज स्टैंड आउट, राइट। स्टैंड अप नहीं बल्कि स्टैंड आउट। स्टैंड आउट की मीनिंग होती है बीइंग प्रोमिनेंट, यानी कि नुमाया नजर आना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट यूनिक आइडियाज ऑलवेज स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, राइट, यानी कि यूनिक आइडियाज जो हैं वो क्राउड में सबसे ज्यादा, यानी कि बाकी लोगों के आइडियाज में सबसे नुमाया नजर आते हैं, ठीक है। या फिर इफ आई से शी स्टैंड्स आउट ड्यू टू हर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, राइट। सो स्टैंड्स आउट का मतलब कि वो नुमाया नजर आती है अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, ठीक है। सो यहाँ पर बात हो रही है कि ये जो घर है वो अपने रेड डोर की वजह से डल स्ट्रीट में नुमाया नजर आता है, ठीक है। और नुमाया नजर आने के लिए स्टैंड अप नहीं बल्कि स्टैंड आउट का फ्रेजल वर्ब यूज होगा। और स्टैंड आउट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? स्टूड आउट, राइट। सो योर करेक्ट सेंटेंस इज, द हाउस stood out in the dull street because of its red door, full stop. Our next sentence is, he brought the articles to the market which he wanted to sell. Now here the placement of this phrase is wrong, to the market, right? यहाँ पर बात हो रही है he brought the articles, right? वो articles लेकर आया, ठीक है। कौन से articles? Which he wanted to sell. So ये जो which he wanted to sell, ये आपके पास जो relative clause है, this is basically modifying articles, right? So ये आपके पास modifying clause है जो कि article को modify कर रही है, या फिर आप उसको adjective clause भी कह सकते हैं, ठीक है। So आपने इसकी placement article के फौरन बात कर देनी है and to the market को आप last में ले जाएं। So your correct sentence is, he brought the articles which he wanted to sell to the market, full stop. I hope this lesson has been fruitful for you. If you want more such learning content, be sure to subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you for watching. See you the next time. God bless.